हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 अप्रैल 2025 से जुड़े हुए तीन प्रश्नों को या तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पास कुछ विधेयकों को जो लंबित रखा गया था उसको लेकर एक निर्णय दिया गया है, जिसका एक दीर्घकालिक प्रभाव जो है केंद्र राज्य संबंधों पर पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर कुछ चिंताएं भी लोग जाहिर कर रहे हैं, उन पर भी बता देंगे, लेकिन जो व्यवहारिक प्रश्न है, जो विशेषज्ञ जो है कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल चीजें हैं, उसी पर ही आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरा मुद्दा है कि एक जैसे आपने देखा होगा कि ट्रंप द्वारा जो है 2 अप्रैल को जो टैरिफ पॉलिसी लाई गई है, उसका मेन फोकस अब लगने लगा है कि चीन है। क्यों चीन ऐसा है, उसके पीछे उसको लेकर जो है न्यूयॉर्क टाइम में परसों 7 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई है, और उसके बाद दुनिया भर मतलब भारत के भी कई सारे समाचार पत्रों में, द इंडियन एक्सप्रेस में, इकोनॉमिक्स टाइम में ये आया है। और उसका मेन जो है कि चीन के द्वारा जो प्रीडेटर वैश्विक एक्सपोर्ट पॉलिसी अपनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में आर्थिक सुनामी ला रही है, क्योंकि चीन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर अपने आर्थिक उत्पादन किया जा रहा है जो दुनिया के कई गुना खपत से ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाया रहा है कि चीन इसके जरिए दुनिया में एक तरह से दुनिया के अन्य जो है देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको तबाह कर सकता है, जिससे आर्थिक मंदी भी आ सकती है और वहां पे रोजगार का भी संकट हो गया। इसको लेकर कई सारे देश छुपे तौर पे, भारत ने भी कोशिश की थी छुपे तौर पे, ट्रंप ने सीधे इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। तो उसको समझेंगे पूरे मुद्दे को, गंभीर मुद्दा है। तीसरा जो समाचार है वो है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं, तो इस पर एक पीआईबी पे आर्टिकल है, उसको जो है कल आर्टिकल आया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ विकास के 10 वर्ष। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म एमएसएमई सेक्टर के जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको जो आगे बढ़ावा देने के लिए जो है ये लाया था कि लोग स्वरोजगार की तरफ जाएं, नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी प्राप्त करने वाले की तरफ, नौकरी देने वाले की तरफ बढ़े। उस योजना के 10 साल पूरे होने पर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, उसका केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। देखिए, एनआर रवि हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल है, ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और राज्यपाल और राज्य सरकार का संबंध देखा जाए तो भारतीय संवैधानिक प्रणाली में या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सबसे कह सकते हो जो न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका का टकराव है, उससे भी ज्यादा टकराव का ये मुद्दा बनता है। उसके पीछे जो वजह है, क्योंकि ये जो राज्यपाल होते हैं ना, ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी भूमिका ऐसे निभाते हैं कि संविधान ने इनसे 2 तरह के उम्मीद की है। एक, ये राज्य के नाम मात्र के प्रमुख, या एक कह सकते हो कि जैसे राष्ट्रपति की भूमिका है, ऑफिशियल प्रमुख के रूप में ये भूमिका निभाएंगे, यानी कि सरकार के द्वारा सुझाए गए या उनको बताए गए कार्यों के अनुसार कार्य करेंगे। इस मामले में उनके अधिकार काफी लिमिटेड है। दूसरे, संविधान ही इनसे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी भूमिका निभाता है, ताकि जो हमारी संवैधानिक संरचना है, जो वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है बट यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें विघटन को रोका जा सके। तो ये जो दोहरी भूमिका जहां पे होती है, कहा जाता है 2 नाव पे चलोगे ना तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। वही स्थिति राज्यपाल और राज्य सरकारों के संबंध में होता है। जब एक दल की सरकार रहती है तो कोई समस्या नहीं रहता, जब सरकारें अलग अलग दलों की हो और उनमें एनिमिटी इतनी ज्यादा हो, जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपने पॉलिटिकल अपोनेंसी के तहत, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य को, इसमें दोनों दल कोई हमाम में कोई सब नंगे हैं, कोई धुला हुआ दूध का नहीं है, तब यह समस्या और जटिल हो जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में भूमिका अदा करनी पड़ती है, लेकिन जब उसके द्वारा भी कुछ किया जाता है तो कई बार उसके भी दीर्घकालिक परिणाम दिखाई देते हैं। तो ये पूरा मुद्दा उसी संदर्भों में समझिएगा कि जो राज्यपाल का पद है उसकी जो दोहरी भूमिका है, और जब उसमें राजनीतिक दृष्टि से लोग काम करते हैं, अब राजनेता हैं तो राजनीतिक दृष्टि से ही काम करेंगे, लेकिन जब उनके बीच में कटुता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब सहयोग की जगह कटुता ज्यादा बढ़ जाती है, तो संवैधानिक संस्थाएं किसी भी स्तर पे जो है वो पंगु हो जाती हैं। वही इसका सीधा सीधा जो है मेन जो है क्रक्स है, और इसको लेकर हमारे संविधान में व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जो संरक्षक के रूप में है, उसके पास असाधारण शक्तियां हैं आर्टिकल 142 के तहत। तो आइए जरा देखते हैं क्या मामला है। देखिए, चर्चा में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया। फैसला क्या कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल
RN रवि द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के फैसले को अवैध और मनमाना करार दिया है। ठीक है, जो न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, और खासकर जब वे विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए थे। देखिए, आमतौर पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो राज्यपाल के द्वारा कोई विधायिका पास करती है, आर्टिकल 200 में कहा गया है कि राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, वापस कर सकता है, या राष्ट्रपति को भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़ के। लेकिन जब वो दोबारा वापस आता है तो राज्यपाल को उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। इस मामले में ये हुआ कि इन्होंने वापस भेज दिया, और पुनः जब वापस विधानसभा ने वापस उसी विधेयक को किया तो सही माने में इन्हें उसे स्वीकृति दे देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जो है उसको कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के विचारार्थ। आप पहले भेज सकते थे, तो वही सुप्रीम कोर्ट कहना है कि इस तरह से संविधान का जो मूल सिद्धांत है उसका उल्लंघन किया है, और इसको काफी समय से ये विधेयकों को लटकाए रखा है, और ऐसे में ये एक जो है मनमाना और अवैध काम है। अब मनमाना और अवैध काम है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उसको वो सही कर सकती है। तो ये देखा जाए तो ये निर्णय न केवल तमिलनाडु के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करता है, बल्कि देश भर के राज्यपालों के लिए स्पष्ट समय सीमा और प्रक्रियाएं तय करता है, जिससे वे राज्य विधानसभाओं से संबंधित मामलों में मनमानी न करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे, अभी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय की व्यवस्था में सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई और संस्था जहां पे आप डिस्प्यूट सेटल कर ले ऐसा नहीं है। तो उसके लिए एक संविधान में आर्टिकल 142 के तहत एक उसे असाधारण शक्ति दी हुई है। असाधारण शक्ति क्या होती है कि जब कोई चीजें न रहे, यानी संविधान में भी कोई बात स्पष्ट तौर से न कही रहे या कोई विधान न रहे, तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय शक्ति के द्वारा कुछ विशेष व्यवस्था कर सकती है, जो कि विशेष परिस्थितियों में ही होती है। अब यहाँ पे विशेष परिस्थिति यही है कि अब संविधान में तो इस तरह की बातें नहीं कही गई है, समय सीमा या इस तरह की चीजें, लेकिन संविधान चाहता है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार क्वार्डियल रिलेशन के साथ काम करे, जितना जल्दी हो सके सरकार की भावनाओं को जो है वो करे। जब वो नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को करना मजबूरी हो जाता है। लेकिन मेरा फिर मानना है कि ये मजबूरी में, अगर देखिए, राजनीतिक दलों को ही समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक शाखा को मजबूरी में अपने अगर ओवर आर्च करना पड़ेगा, उसको अपना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो तब उस पर एक लगने लगता है कि ये शक्तियों को जो है का सुपर पावर जैसा सेंटर बनने लगता है, फिर उसके खिलाफ विरोध का भी स्वर उभरने शुरू होता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है, आर्टिकल 142 के तहत उससे न्याय मांगा गया है, तो उससे न्याय मांगने से इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग सुझाव दे सकते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की पीठ थी, इसे कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ को वो भेज सकती थी, ताकि ये मामला जो है ज्यादा गंभीरता से सुना सकता। लेकिन वो दूसरी मामले, हम उसको यहां नहीं देख रहे। हाँ, ये मामला देख रहे हैं कि क्या कहा गया, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है, मैं बार बार बताता हूं, संवैधानिक प्रणाली में जो भी संविधान में कहा गया है, नॉर्मली उसका सामान्य अर्थ लिया जाता है। लेकिन अगर कहीं विवाद होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसकी व्याख्या, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो उसकी व्याख्या की जाती है, वही हमारे लिए रूल्स ऑफ द लॉ होता है। ठीक है, रूल्स ऑफ द लैंड, यानी भारत का वो कानून एक तरह से माना जाता है। अब देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। क्या कहा है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक असाधारण कदम उठाते हुए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी 10 विधेयकों को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाने की तिथि से स्वीकृत प्राप्त माना जाएगा, ये आदेश दिया है। यानी जो विधेयक राष्ट्रपति को, व्यवस्था यह थी कि जब दोबारा आएगा तो वो उसे स्वीकृत देंगे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो नहीं करना चाहिए तो वो किया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इन्हें निर्देश दे कि वो करो, या राष्ट्रपति के पास है, तो उससे उन्होंने क्या किया कि अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे कहा कि पास माना जाए, यानी कि राज्यपाल के बगैर परमिशन के भी ये पास माना गया। अब इसको कुछ लोग कह सकते हैं कि ये राज्यपाल की शक्ति का उल्लंघन है, केंद्र की शक्ति का उल्लंघन है, लेकिन अब चूंकि मजबूरी ऐसी है कि उसे आप अपना कार्य नहीं करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये 142 ये देता है कि वो इस तरह की असाधारण कार्य कर सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, असाधारण कार्य करने के कारण ये एक तरह से
ये पॉलिटिकल हमारे सिस्टम या पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणाली में काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबको अपने अपने पर स्व अनुशासन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक गंभीर टकराव का मुद्दा बनने लगता है। और ये किसी भी संवैधानिक प्रणाली, क्योंकि जो संविधान के 3 अंग है ना, वो उनके बीच में आपस में एक सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए और एक दूसरे के शक्तियों का जो है सम्मान होने की भावना होनी चाहिए। अब ठीक है, अब मजबूरी है कि बाकी के जो अंग हैं वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों से ऊपर उठ भी नहीं पा रहे हैं। खैर, आइए देखते हैं। हाँ, न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति द्वारा जो उस पे जो विधेयक उनके लिए आरक्षित है, अगर कोई भी निर्णय लेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। न्यायमूर्ति पार्थिवाला के पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने सद्भावना से काम नहीं किया है और इसी तरह के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के जो पिछले फैसलों के प्रति जो दिया गया है उसके प्रति बहुत कम सम्मान रखा है। और ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि राज्यपाल की भूमिका लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डालना नहीं है, बल्कि उसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है। तो आप संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत बाधा नहीं डाल सकते हैं। और देखा जाए तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी जारी की, स्पष्ट समय सीमा तय की स्थापना की। अब ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन आज के डेट से जब तक कि इसे बदल नहीं दिया जाता, बदला कैसे जा सकता है? इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, बड़े लार्जर बेंच में की जा सकती है, संविधान पीठ के रूप में की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो इस फैसले का आधार है उसे बदला जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान हैं, लेकिन जब तक ये सारे विकल्प अपनाए नहीं जा सकते हैं तब तक ये हमारे लिए रूल्स ऑफ द लैंड है, ये कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है और हमें इसी चीज को देखने की जरूरत है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानों पर राज्यपाल की कार्रवाई के लिए विशिष्ट समय सीमा की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही कहा कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 200 में स्पष्ट रूप से समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, खुद सुप्रीम कोर्ट का बेंच कह रही कि नहीं की गई है, लेकिन राज्यपालों को विधेयकों पर कार्रवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित करने की अनुमति देना अनिवार्य रूप से राज्य में कानून बनाने वाली मशीनरी को बाधित कर देना होगा। यानी जो विधायिका का कार्य है उसको अनिश्चित काल तक बाधित कर सकता है, क्योंकि फिर तो राज्यपाल कोई ऐसा आ सकता है जो किसी भी विधायिका को कार्य को बैठे रहे, रोके रखे। तो इसलिए अब जरूरी पड़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में कोई दिशा निर्देश दे। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो है सीमाएं निर्धारित की हैं समय सीमा का। पहली स्थिति यह हो सकती है कि राज्य मंत्रिपरिषद उस जो भी विधेयक आए उसको सलाह दे कि इसकी स्वीकृति रोकी जाती है या राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अब आप कहेंगे सर, विधानसभा से पास होके, विधानसभा में तो बहुमत होता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, संभवतः है कोई विधेयक किसी विधानसभा में पास किया गया हो और बाद में उसी दौरान जो है सत्ता परिवर्तन करके दूसरी सरकार बहुमत में आ गई हो, तो ऐसे में उसके पास वो अधिकार होता है कि वो क्या कर सकती है कि भाई राज्यपाल को कह सकती है कि आप स्वीकृति रोक लीजिए या राष्ट्रपति को भेज दीजिए। तो ऐसे अगर स्थिति आती है कि सरकार ने खुद ही सलाह दिया है कि भाई आप इसको स्वीकृति रोक लो या राष्ट्रपति को भेज दो, तो राज्यपाल 1 महीने के भीतर कार्य करना चाहिए कि 1 महीने के भीतर या तो स्वीकृति उस पर दे दे कि स्वीकृति नहीं दी जाती है, या राष्ट्रपति को भेजना है वो 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। दूसरी स्थिति, अगर राज्य सरकार की सलाह नहीं दी है, यानी सलाह के विपरीत राज्यपाल खुद से फैसला कर सकते हैं अपने विवेकाधीन अधिकार के तहत, यानी वो विधेयकों को स्वीकृति के लिए रोक जाति की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या राष्ट्रपति को कर रहे हैं, तो इस स्थिति में 3 महीने के भीतर निर्णय अवश्य लेना चाहिए। इससे ज्यादा रहित कि 3 महीने के अंदर आपको निर्णय ले लीजिए कि आपको स्वीकृति देनी है या राष्ट्रपति को भेजनी है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि जब राज्य विधान द्वारा पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाए, यानी एक बार वापस कर दीजिए। अभी देखेंगे आर्टिकल 200 में क्या क्या प्रावधान है। तो जब अगर कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए आपके पास आया और आपने लौटा दिया, न स्वीकृत रोका न राष्ट्रपति के पास भेजा और आपने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ऐसा विधेयक कोई आता है तो उसको 1 महीने के भीतर आपको हर हाल में स्वीकृति देना है। जेबी वीटो जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की इस समय सीमाओं का पालन करने में राज्यपाल की विफलता एक तरह से उनकी निष्क्रियता मानी जाएगी और न्यायिक समीक्षा का एक उदाहरण, न्यायिक समीक्षा का एक मामला बन जाता है। अब अगर होता है कि ये जो फैसला है इससे ये आया कि राज्यपाल के पास कोई पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जैसी स्थिति नहीं है जो राष्ट्रपति के पास है,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्ण वीटो और पॉकेट वीटो की अवधारणा को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक बिना निर्णय लिए रोक लगा सकते हैं। ये एक पॉकेट वीटो, जेब में डाल दो और पड़ा रहे, ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई विधेयक विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजना आमतौर पर संभव नहीं है, आमतौर पर संभव नहीं है, जब तक कि वह विधेयक मूल रूप से काफी अलग न हो। यानी जिस विधेयक को आपके पास राज्यपाल के पास आया था, आप वापस भेज रहे हो तो पहले राष्ट्रपति के पास भेज देते, लेकिन अगर आपने उस विधेयक को वापस भेजा और विधानसभा ने एज इट इज उसी विधेयक को आपके पास भेज दिया है, तब आप उसे उसके करें कि तब उसके लिए राष्ट्रपति के पास भेजना आमतौर पर यह संभव नहीं है। हां, अगर उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करके आ रहा है तब आप राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दूसरा है, कोर्ट ने दोहराया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना चाहिए। यद्यपि, हालांकि वो कह रहे हैं कि केवल असाधारण परिस्थितियों में जहां संविधान विशेष रूप से विवेक की अनुमति देता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है, कि आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए, लेकिन जहां विशेष परिस्थिति हो जाए वहां पे भी एक तरह से आप उसको अपने से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी समय सीमा है कि 30 महीने के अंदर उसमें भी या तो आप उसको स्वीकृति दे अस्वीकार कर दीजिए या राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। तो ये सारे कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इसका जो है निहितार्थ क्या होगा केंद्र राज्य संबंधों पर, तो देखिए अब इससे क्या होगा कि जो राज्यपालों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए बताया, और निर्वाचित सरकार की लोकतांत्रिक इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि एक्चुअल में जनता की जो चुनी हुई सरकार होती है ना, वो जो है लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल जो है केंद्र की सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो मतलब रोज रोज वो चीजें थोड़ी ना हो सकती है, वो एक असाधारण परिस्थिति हो सकती है, और ऐसे में राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका एक सुलहकर्ता की होनी चाहिए। एक बड़ा हो ना, हेड है सुलहकर्ता, कहीं समस्या है तो उसको मिलजुल के सॉल्व करने की स्थिति होती है। संवैधानिक मार्गदर्शक के रूप में परिभाषित है, जो कि राज्य मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करे, न कि उसको रोके। ठीक है, आप राज्य के हेड भी हैं और केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं, तो एक आपके पास अपर हैंड है, तो आपका काम यह है कि आप सुलह समझौते से, संवैधानिक दृष्टि से उस चीजों को करके कोशिश करें कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी काम करे, न कि वो बार हो जाए, रुक जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि राज्यपालों को संविधान के मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। और क्यों कहना चाहिए? क्योंकि इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा फेमस कथन है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, वो तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसे लागू करने वाले अच्छे न हो। यानी जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, सारी व्यवस्थाएं चाहे कितनी भी हो, जब तक वो अच्छे नहीं होंगे तब तक ये व्यवस्था सही नहीं चल सकती है। और ये जो मामला है, ये भारत के सभी संवैधानिक पहलुओं को लेकर है, इंक्लूडिंग न्यायपालिका के लिए भी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं, ये ऐसा नहीं कि न्यायपालिका विधायिका के लिए और कार्यपालिका के लिए कह दे, अपने लिए नहीं कह दे। तो ये चीजें हैं, इसको सभी, ये जो कोर्ट है इसको सभी जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको संवैधानिक मूल्य है। आप मूल्य क्या? संविधान लोगों के भले के लिए है, ठीक है। कुछ विशेष जो आपको विशेषाधिकार मिले हुए हैं वो विशेष परिस्थितियों में। अब जैसे यही मामला था, 2-2 साल से मामला लटका पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट क्या करता? हाँ, एक फैसला और हो सकता है, कुछ लोग सलाह दे सकते हैं कि 2 जजों की पीठ थी, इसे वो संविधान पीठ को भेज देता, क्योंकि गंभीर महत्वपूर्ण मामले थे। हालांकि उसके पास पूरा अधिकार है और उसने फैसला दिया है, और इसके पास अभी इसके ऊपर रेमेडी भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग सलाह देते हैं कि बेहतर यह होता कि इसे संविधान पीठ को दे देते, ताकि यह मामला और ज्यादा वैल्यू रखता। ठीक है, खैर जो भी है वो ये मामला है। जरा सा देखें कि संविधान में क्या कहा क्या गया था जिसपे ये फैसला आया है। तो देखिए, संविधान में राज्यपाल द्वारा जो है उसकी जो विधायकों को स्वीकृति देने की जो भूमिका है, वो एक्चुअल में उसको देखा जाए तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, एक 63 है जिसमें मंत्रिपरिषद के साथ काम करता है, दूसरा है अनुच्छेद 200 जिसमें किसी विधेयकों को स्वीकृति देने की राज्यपाल की शक्ति है। और इन दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ा जाता है, और जब पढ़ा जाता है तो जब राज्यपाल के समक्ष विधानसभा द्वारा पास कोई विधायिका द्वारा या राज्य की विधायिका, जिसमें
विधानसभा भी होती है और कई कई बार दो, जब जहां पे दो सदन होते हैं, विधानमंडल मान लीजिए, तो मान लीजिए राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक पास होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। एक, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, मामला खत्म, विधेयक स्वीकृति प्रदान हुआ, विधेयक कानून बन गया। विधेयकों को स्वीकृति रोक ले, विधेयक को स्वीकृति रोक ले, खत्म, अगर कोई प्रावधान के रूप में है। अब इसमें यह है कि अगर सरकार कह दे कि रोक ले तो रोक ले, तो रोक सकता है, या कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको लगता है कि रोका जा सकता है तो रोक ले, या विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस करना, यानी वो फिर न्याय जो है विधायिका को भेज दे कि पुनर्विचार करो। इस मामले में यह है कि अगर पुनर्विचार करके वापस सही विधेयक आ जाता है, तब राज्यपाल को उसे लागू करना होता है। और या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, यही 4 स्थिति होती है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वो विधेयकों पर अनिश्चित काल के लिए बैठे रहे। फिर ये होता क्यों है? देखिए, इसी आर्टिकल 200 में एक प्रोविजो है या प्रावधान है कि कहता है कि राज्यपाल जितनी जल्दी हो सके, एज पॉसिबल एज सुन एज, धन विधेयकों को छोड़कर, धन विधेयकों पर कोई नहीं, वो तो राष्ट्रपति की उसको राज्यपाल को देना ही होता है, उसको छोड़कर अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं। लेकिन यदि विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है। ऐसे में इस प्रावधान में स्पष्ट कोई समय सीमा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके, और उसी का जो है लंबे समय तक फायदा उठाया जाता रहता है, जो कहीं ग्रे एरिया रहता है उसका। अब जैसे क्या है कि कई बार संविधान में हर सारी चीजें लिख दी जाती तो बिल्कुल काम करना ही मुश्किल हो जाता, लेकिन अब लोगों को, उस समय संविधान निर्माताओं को ये नहीं पता था कि ऐसा भी होगा कि राज्यपाल बैठे ही रह सकते हैं। खैर, उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए भी एक संस्था के रूप में न्यायपालिका बैठी है, जो कहीं ना कहीं विभिन्न अंगों में टकराव हो तो संविधान समीक्षा की उसको सकती है, उनकी व्याख्या की सकती है। तो ऐसे में यही संवैधानिक अस्पष्टता तनाव का कारण बनती है, क्योंकि इसी का लाभ उठा के राजभवन करता है। तो अब यही कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, तो इस निर्णय में 2 जजों की संविधान पीठ ने समय सीमा तय कर दी है कि भाई स्वीकृति का मामला हो तो 1 महीने में निपटाओ। जब राज्य सरकार स्वीकृति दे, राज्य सरकार अगर कह रही है कि अस्वीकृत कर दो या राष्ट्रपति को भेज दो, तो 1 महीने के अंदर करो। अगर आप स्वतः से कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर कर दीजिए, और अगर जो नॉर्मली स्थिति में है तो भी 1 महीने के अंदर कर देते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इस प्रावधान में अब जुड़ गए हैं और साथ में पढ़े जाएंगे। कानून में लिखे नहीं दिखाई देंगे, संविधान के जो बेसिक आप पढ़ेंगे जो उसको क्या करते हैं बेयर एक्ट में, लेकिन अब ये इसी के आधार पर ये पढ़े जाएंगे जब तक कि कोई चीज बदल न दी जाए। अगला जो हमारा समाचार है वो कह रहा है कि चीन के शिकारी वैश्विक निर्यात नीति, प्रेडेटर ग्लोबल एक्सपोर्ट पॉलिसी के द्वारा दुनिया भर के आर्थिक तंत्र में या दुनिया भर में आर्थिक सुनामी का खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट है, एक लेख है। इसी लेख को जो है इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा गया है, इकोनॉमिक्स टाइम में भी लिखा गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा गया है, दुनिया के कई सारे समाचार पत्रों में लिखा गया है। मेरा भी विचार था कि मैं कभी इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन अच्छी बात है जब इसी में आ गया है कि ट्रंप द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। ट्रंप द्वारा जो 2 अप्रैल को जो लाया गया था नीति, या कल भी मैंने पढ़ाया था कि अब तो ये खुला तौर पे हो गया है कि चीन को ही एक तरह से उसको ही काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को हमारे वाणिज्य मंत्री ने भी ये कहा कि जब एक देश, नाम तो कह रहे कि नहीं ले रहे, लेकिन एक देश इस तरह की नीति बनाए जो दूसरे देशों के उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए आखिर आपके पास टैरिफ के सिवा और विकल्प ही क्या है। तो ज्यादातर देश, खासतौर से 2021 के बाद ज्यादातर देश जब एकदम से लगने लगा कि नहीं, चीन जानबूझ के उद्योग धंधों को तबाह कर रहा है, जिसको चाइना शॉक 2.0 कहा जा रहा है। हम इसको पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, हालांकि बहुत पहले पढ़ाया था, अब ये मुद्दा आया है तो इसको भी पढ़ा ही देंगे। पिछले साल शायद दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें मैंने पढ़ाया था। तो उसको लेकर जो है कि चीन अपनी जो विनिर्माण नीति है उसको इतना एग्रेसिव पैमाने पर चला रहा है, खास तौर से जब उसका रियल एस्टेट सेक्टर जो उसका मेन ग्रोथ इंजन था, उसके तबाह होने के बाद, कि उसके द्वारा अति उत्पादन किया जा रहा है, यानी उसके घरेलू खपत का कई गुना उत्पादन उसके द्वारा किया जा रहा है, और उस उत्पादन को बड़े पैमाने पर किए गए उस उत्पादन को दुनिया भर के बाजारों में एकदम सस्ते कीमतों पर बांटा जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव यह होगा कि दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग समाप्त हो सकता है, जिसके कारण उद्योग धंधे तो जो बंद ही बंद होंगे,
वहां पे रोजगार की भी छटनी हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका का एक जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो बिडेन के समय में है, उन्होंने कहा था कि ये आर्थिक सुनामी हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं चीन के द्वारा अपने जो आर्थिक चुनौती है उसको सॉल्व करने की गलत नीतियों की वजह से है, क्योंकि वो अपने घरेलू खपत को अगर बढ़ाता तो स्थिति शायद सुधर जाती। लेकिन जैसा कि लोगों को लग रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जानबूझकर ऐसा कर रही है कि पूरे दुनिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको तबाह कर दिया जाए और बाद में फिर उसका लाभ उठाया जाए। तो ऐसे में ट्रंप के द्वारा जो ये चीजें की गई है, ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आइए जरा सा हम इसको पूरा समझें, क्या मामला है। देखिए, चीन तेजी से वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बन रहा है। चीनी कार कंपनी BYD के बारे में है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री अभी तक रही है। जर्मनी की वोल्क्सवर्ग में था, उसका जो यानी वॉक्सवैगन या वॉक्सवैगन जिसे कहते हैं, उसकी कम फैक्ट्री थी। उससे बड़ी 2 नई कार फैक्ट्रियां जो है BYD बना रही है। बीते 4 वर्षों में चीन के सरकारी बैंकों ने उद्योगों को $1.9 ट्रिलियन का अतिरिक्त ऋण दिया है। कितना? 1900 अरब डॉलर। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे रुपए या उसमें, आप सोचिए कि ज्यादातर देशों की तो अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है जितना कि चीन के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने उद्योगों को लोन दिया है। उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? देश भर में नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, पुरानी फैक्ट्रियों को रोबोट और ऑटोमेशन से आधुनिक बनाया जा रहा है। सोचिए, चीन जैसा देश जहां पे लगभग 140 करोड़ की आबादी है, हम मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आबादी 100 करोड़ से कम है, हम मान रहे, चलो छोड़ो, 140 करोड़ की आबादी तो है जब भारत उस पे से आगे निकला था। जहां पे इतनी बड़ी आबादी हो, वहां पे आप रोबोट और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दुनिया भर में जो देश होते हैं वो फैक्ट्री क्यों लगाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य होता है कि वो अपनी जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। जबकि चीन की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके संदर्भ में ये रोबोट और ऑटोमेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब इसका उद्देश्य कुछ और है। इसका उद्देश्य है कि अपने निर्माण को इतना कम से कम, इतने सस्ते में बना दिया जाए, इतना एफिशिएंट या इतना ज्यादा पैमाने पे कर दिया जाए कि दुनिया के देश उसके साथ कंपटीशन न कर सके। क्योंकि बाकी और देश मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनका उद्देश्य क्या है कि वो अपने यहां पे रोजगार जनरेट करें, वही तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। मेन उद्देश्य ही यही होती है सरकारों के इंडस्ट्री और धंधे लगाने का, जो मेन फोकस, तो लोगों को रोजगार मिले। और उसी को, यानी इतने बड़े पैमाने पर भी आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, रोजगार पर ध्यान नहीं रहे, यानी कहीं ना कहीं लोगों को शक है कि ये चीन की सरकार रोजगार जनरेट करने के लिए अपनी यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, ये दुनिया के अन्य देशों की व्यवस्था को ठप करने के लिए ये कर रही है। और ये जो तेज निवेश हो रहा है, ये उत्पादन में चीन के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। और अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में स्थानीय फैक्ट्रियों के बंद होने और नौकरियों के नुकसान का खतरा पैदा कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई एक देश 1.9 ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की, अब देखा जाए तो आप दुनिया के 8-10 देश छोड़ दिया जाए तो उतने देश नहीं जितना आप उस पर ऋण दे रहे हो। और क्या कर रहे हो? रोबोट और ऑटोमेशन, यानी जानबूझ के एक नीति बनाए हो कि हमें इतना मैन्युफैक्चरिंग करना है, इतने सस्ते दर पे करना है, और उसमें छूट है, ऋण है और छूट है, बिल्कुल थ्रोवे प्राइस पे, कि जाके दुनिया भर के बाजार को पाट दो, तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब नुकसान उठाना पड़ेगा तो नुकसान क्या आएगा? देखिए, इससे जो है कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति जो बिडेन, यानी ट्रंप को तो छोड़ो, ट्रंप के पहले जो राष्ट्रपति जो बिडेन थे, उन्हीं के समय जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रही थी कैथरीन ताई, उनका कहना है कि इससे आर्थिक सुनामी उसको करार दिया और कहा कि ये सबके लिए आ रही है। और राष्ट्रपति 2 अप्रैल को जो राष्ट्रपति ट्रंप जो है भारी टैरिफ की घोषणा कर रहे हैं, ये चीन द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई है। लेकिन दुनिया भर के देश इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से चुपचाप तरीके से काम कर रहे थे। देखिए, जब ये खासतौर से 2021 के बाद, ये सारी कोरोना के बाद जब वो अर्थव्यवस्था खुली, उसने काम शुरू किया, तो इसे माना जाने लगा कि ये चाइना शॉक 2.0 है। चाइना का शॉक, चाइना के वजह से दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो झटका लगता है, उसे चाइना शॉक कहते हैं। और 1.0 यानी प्रथम पीढ़ी का चाइना का आघात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दुनिया में लगा था जब 2001 में बिल क्लिंटन के दौरान चीन को WTO में लाया गया था। और चीन की नीतियां हमेशा
कहते हैं ना WTO बना क्या है, फेयर इकोनॉमी को लेकर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर है, जबकि चीन कभी भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को नहीं करता था, जिसके कारण दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हुआ। कपड़ा उद्योग, वैसे भारत का कालीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, बहुत सारे कुटीर उद्योग, MSME सेक्टर तबाह हो गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। क्यों ऐसी सरकारों की नीतियां रही पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चाइना शॉक 1.0 कहा जाता है। वही चीज चलता रहा। कोरोना के बाद जब चीन दोबारा उठा तो उसने, जब उसका एक सेक्टर था उसका रियल एस्टेट सेक्टर, जो उसकी इकोनॉमी में 40% का योगदान करता था, जब वो पूरी तरह से तबाह हो गया, रियल एस्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये पूरी तरह से तबाह हो गया, तब चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेतहासा $1.9 ट्रिलियन का जो है उसने निवेश करके, ऑटोमेशन करके कोशिश की कि पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके द्वारा जो अब जैसे BYD की जो कारें बनी हैं, जितना कार उसको जरूरत है उसकी खपत उससे कई गुना ज्यादा बनी है। और ये बात भारत को भी पता है, इसलिए भारत ने भी चाइनीज कारों पर 130% का टैक्स लगाया है। अमेरिका ने जो बिडेन के समय 100% का टैरिफ लगा है उसकी इलेक्ट्रिक कारों पे। यहां तक कि यूरोपीय यूनियन ने भी 40 से 50% का जो है टैरिफ लगाया है। और दुनिया भर के छोटे छोटे देश कई सारे टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर के द्वारा अपने मार्केट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं बचाएंगे तो उनके मार्केट जो नेसेंट है स्थिति वो तबाह हो जाएगी चीन के सस्ते माल की वजह से। चीन का एक प्रोमिनेंस है जहां पे कपड़ा का जो है, दुनिया में कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है, उसके बाद बांग्लादेश है। चलो बांग्लादेश का तो ठीक है, वहां पे वो प्रमुख भूमिका है उसकी, वो काम करते हैं। लेकिन चीन सोचिए कि उसके यहाँ पे कपड़े का जो है, वहां पे एक महीने में, वहां पे जितनी फैक्ट्रियां हैं, एक महीने में उतना कपड़ा उत्पादन कर सकती हैं जितना कि पूरे दुनिया भर का साल भर की खपत हो। इसका मतलब है कि उतने बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं सस्ते उत्पादन के जगह दुनिया भर के और जो कपड़ा निर्यातक है उनकी व्यवस्था को तबाह कर देना। तो ये चीन लगातार कर रहा है और उसके कारण दुनिया के देश कर रहे थे, छोटे देश थे, चूंकि चीन नंबर 2 की स्थिति थी तो उतनी प्रभावी नहीं हो रहा था। अमेरिका भी ढुलमुल नीति अपना रहा था, कोशिश कर रहा था, जो बिडेन कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी कारणों से वो उतना खुल के नहीं कर पा रहे थे। ट्रंप ने आया और ट्रंप ने हथौड़ा चला दिया। मैंने कल बताया था ना कि भले ये दुनिया के लिए है, लेकिन ये ट्रंप का हथौड़ा चीन के लिए है और ट्रंप ने हथौड़ा चला दिया है। और अब एक दूसरा खतरा है कि एक चीन की अर्थव्यवस्था में जो इतना सामान बना है, क्या चीन उससे दुनिया के दूसरे देशों में बांटेगा? खैर वो दूसरा है। तो ये जान लीजिए कि ट्रंप को हथौड़ा चलाने के पीछे की वजह यही थी कि अगर ऐसा नहीं करता तो ये आर्थिक सुनामी ला देती। और ये ट्रंप के समय की बात नहीं है, ये ट्रंप के पहले ही जो बिडेन के समय की बात है। और दुनिया भर के देश इस चीज को कर रहे थे और इस चीज को झेल रहे थे, इस तरह को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो चीन की औद्योगिक आक्रामकता है, ये कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार पर मंडराता खतरा है। देखिए, चीन की सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ और वैश्विक व्यापार बाधाओं के बढ़ते चलन से नाराज है और उसको कहना है कि उसके देश की उच्च बचत दर है, लंबे कार घंटे हैं, प्रचुर कुशल श्रमिक है जैसे इंजीनियर, तकनीशियन, और कह रहा हम उसकी वजह से चीजें सस्ते कर रहे हैं। भाई, जब किसी देश को, अब सोचो कि आप भारत ही सोच ले कि हम अपने भारत का जो सरकार है उसके बजट देखोगे तो कई सारे प्रावधान होता है। वो जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए बेहतर आवास दे रहा है, उनके लिए, उनको रोजगार के लिए व्यवस्था कर रहा है, उनको सोशल सिक्योरिटी के सेफ्टी नेट के रूप में व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है, रक्षा की व्यवस्था कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। अब यही भारत सरकार और अपने बैंकों के साथ मिलकर पूरा एक काम कर दे कि हमें इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ही करना है, चाहे थ्रोवे प्राइस पे हो, और दुनिया के देश, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको दुनिया के देशों को तबाह करना है। ये चीन की ये नीति है कि हर कोई देश अगर एक तरफा आप कोई काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। अब जब ये कह रहे हो, इसमें देखिए, चीन में जब रियल एस्टेट में गिरावट के बाद चीन की सरकार ने बैंकों को उद्योग जगत में निवेश बढ़ाने का निर्देश दिया। मजबूरी भी है, चूंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो वो कहेगी उसको वो मानना पड़ेगा। और इससे नई फैक्ट्रियां बनी, फैक्ट्री में रोबोट का उपयोग बहुत बढ़ गया है। देखिए, उदाहरण बता रहे हैं कि चीन में उसकी घरेलू खपत में कई गुना उत्पादन बढ़ रहा है, यानी जो उसकी घरेलू खपत है उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन बढ़ रहा है। और शिकारी कीमत पर, प्रेडेटिंग प्राइस पे जो है वो निर्यात के कारण चीन का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। चीन में वैश्विक विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2000 में केवल 6% था, अब वो बढ़ा के 32% कर लिया है। और ये देखा जाए तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के संयुक्त उत्पादन से ज्यादा कर रहा है। निर्यात भी 2023 में 13% की दर से बढ़ा, 24 में 17.3% की दर से बढ़ा। कैसे बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं वो फेयर नहीं है। जो हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि
हमारा निर्यात तंत्र, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो हमारा इंडस्ट्री है वो फेयर कर सकता है, वो प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं कर सकता है जो जानबूझ के प्रतिस्पर्धा को तबाह करने। फिर या तो हम करें, एक तरह से देखा जाए तो ये निर्यात नहीं है, ये दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं पर किया गया हमला है, आक्रमण है। जैसे टैरिफ को वो टैरिफ वार और ट्रेड वार कर रहे हैं, उसके पहले तो जो उन लोगों को, जो चाइना को कहते हैं कि चाइना के समर्थक जो विशेषज्ञ हैं, चाइना पैसा भी खूब खर्च करता है ना, जो कह रहे हैं कि चाइना पर जो है हमला है, ट्रेड वार है, उनको समझना चाहिए कि चाइना पहले से ही ट्रेड वार कर रहा है और आज से नहीं, वो 2000 के पहले 90 के दशक से ही वो दुनिया भर के देशों की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। 2001 या 21 के बाद तो बहुत ही आक्रामक तरीके से ये कर रहा है और इसके जरिए जो सरकारी बैंक है उसमें ऋण, अनुसंधान, विकास को पूरी तरह से काम किया जा रहा है वहां पे। और ऐसे में दुनिया भर की सरकारें अब यह तय करने के लिए संघर्ष कर रही हैं कि चीन के सस्ते सामानों से अपने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को बचाने के लिए टैरिफ बढ़ाएं या नहीं, क्योंकि चीन की आर्थिक आक्रामकता वैश्विक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की हद तक जो है बढ़ गई है। तो ऐसे में जो चीन की मुख्य समस्या है, इसके घरेलू खपत को चुनौती देना। देखिए, ट्रंप के पहले समय के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे हैं कि नवीनतम अमेरिकी टैरिफ लंबे समय से लंबित दवा, ये पहले ही दवा हो जानी चाहिए थी। अगर ये पहले हो जाती तो समस्या नहीं आती, लेकिन ठीक है, अब आई है, देर आई है, दुरुस्त आई है। और लोग कह रहे हैं कि वास्तविक मूल कारण दशकों से चीन की औद्योगिक नीति रही है, जिसमें अत्यधिक क्षमता और वैश्विक असंतुलन पैदा कर दिया है। देखिए, कोई भी देश उत्पादन करता है और उसका जैसे आप उत्पादन करिए, उसका काफी हिस्सा वो घरेलू स्तर पे खर्च करता है और ज्यादातर चीजें, थोड़ा जो बचा है, एक्सेस है, वो निर्यात करता है ताकि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग आ सके, क्योंकि कई सारी चीजें उसे आयात करने की जरूरत होती है और फिर इसके साथ बढ़ता है। लेकिन कोई देश जानबूझ के सिर्फ एक ही सेक्टर पे करे कि नहीं, हमें इसके जरिए इतना करना है कि दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समाप्त हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। और देखा जाए, चीन इतना निर्यात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अपने लोग बहुत कम खरीद रहे हैं। अब देखिए, चीन कहता है ना कि हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था है। 2001 में जब उनकी हाउसिंग मार्केट में गिरावट आई तो मध्यम वर्ग की बहुत सारी जो है बचत खत्म कर दिया, अमीर परिवारों को बर्बाद कर दिया। इसके कारण सरकार के कर राजस्व में गिरावट आई और साथ साथ सरकार जो है सैन्य खर्च तेजी से बढ़ा रही थी। तो ऐसे में सरकार ने अपने रियल एस्टेट संकट की भरपाई अपने निर्यात अभियान से की है, जिसके कारखानों के निर्माण, साज सज्जा और संचालन के लिए लाखों नौकरियां पैदा हुई है। जो देखा जाए, कह रहे हैं कि चीन अपने आर्थिक समस्या का गलत इलाज कर रहा है। गलत जो है कि यानी उसकी समस्या, उसकी घरेलू खपत कम है और उसका इलाज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के वैश्विक निर्यात के जरिए वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती अपने विकास दर को दिखावे करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कुछ चीनी अर्थशास्त्रियों ने पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर सुझाव दिया कि चीन को अपने अल्प सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने की और घरेलू खपत को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इस वर्ष की शुरुआत में ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो वहां के एज्ड पीपल है जिसकी संख्या काफी बढ़ती जा रही है, उनके लिए सरकारी पेंशन, न्यूनतम सरकारी पेंशन केवल $17 है। अगर आप इसे 100 भी मान ले तो 1700 यानी 1500 रुपए महीना, हमारे रुपए के अनुसार 1500 रुपए महीना वहां न्यूनतम पेंशन है। और इससे केवल देखा जाए कि वहां पे महंगाई और हमारे यहां से महंगाई वहां पे कम से कम 2 से 3 गुना है। यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए केवल 500 रुपया महीना वहां पे न्यूनतम पेंशन मिल रहा है। कहने को वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्या क्या है। देखिए, चीन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने जनवरी में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि न्यूनतम मासिक पेंशन को कम से कम $110 कर दिया जाए, यानी कि 10,000 के आसपास कर दिया जाए, इन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन चीन सरकार ने जो 5 मार्च को बजट प्रस्तुत किया, उसमें पेंशन की राशि बढ़ाएगी, बहुत बढ़ाएगी। पहले $17 था, अब बढ़ा के $20 कर दिया गया है, इतना बढ़ा दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो जहां पेंशन में मात्र $3 की वृद्धि की गई है, उसी बजट में निर्यातकों की मदद करने, बंदरगाहों के निर्माण के लिए $100 अरब दिए गए हैं। लोन तो $1.9 ट्रिलियन दिया ही गया था, $100 अरब बजट में किया गया है कि और निर्यात बढ़ाओ और मैन्युफैक्चरिंग करो, और जो अपनी खपत को बढ़ाने के लिए जरूरत है उसे नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये चीन की जो समस्या है, चीन की समस्या क्या है कि उसका वास्तव में चीन वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, जब लोकतंत्र रहता है ना तो उसमें चीजें संतुलित रहती है। उसके यहां संतुलित नहीं है, जो मन आया वो कर लो। जैसे उन्होंने खपत बढ़ाने की भी कोशिश की थी, तो एक बहुत बढ़िया काम किया था कि लोगों को कह दिया था कंपलसरी सामान खरीदो, तुम्हारी टीवी फ्रिज 4 साल हो गए, चलो हटाओ उसको बाहर करो, नया खरीदो।
वो भी बैकफायर होना है। तो जब चीजें कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से करेंगे, उनको लगा कि वैश्विक डब्ल्यूटीओ का फायदा उठा लेंगे, डब्ल्यूटीओ में भी व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल है, बहुत सारा चीज है, इसी को कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे कि इसके जरिए हम जो है अपने एक्स्ट्रा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको दुनिया में करके हम अपने विकास को जो है, अपने विकास के पहिए को रोटेट कर देंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं था, क्योंकि दुनिया के देश कहीं भी कभी भी किसी और देश के लिए, चीन के विकास के लिए, अपने अपने जो घरेलू उद्योग हैं, लोगों की रोजगार है, उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। और अब दुनिया ने कमर कस ली है, और ये चीजें ट्रंप के द्वारा दिखाई दे रही। ट्रंप की चाहे जितनी भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा ये किया गया कदम कहीं ना कहीं दुनिया के देशों, आज पीड़ा हो रही है, मार्केट गिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए चाहे जो भी हो, दुनिया के लिए चीन के इस एग्रेसिव बिहेवियर से बचाने का काम कर रहा है। इसलिए देखिएगा, दुनिया के छोटे मोटे दोस्त जो चीन के समर्थक देश हैं, जहां पे चीन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उनको नहीं, ज्यादातर दुनिया के देश जो इस पीड़ा से हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से बने हैं कि ठीक है, लड़ाई हो जाने दो, ये हमारे लिए ही ठीक ठाक व्यवस्था आएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे और उसका एक विकास का माध्यम, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक दशक का विकास माध्यम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया एक प्रमुख फ्लैगशिप उनका कार्यक्रम था, जिसके जरिए वो देश में जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे बहुत सूक्ष्म स्तर की इकाइयां जो अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, कोई उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोलेट्रल नहीं है ताकि उन्हें ऋण से जोड़ा जा सके, तो उनको फंडिंग करने की एक व्यवस्था थी, तो मुद्रा योजना चला था। फिर ये उसमें एक मुद्रा बैंकिंग और ये चला गया था, और उसके तहत शिशु, तरुण और इस तरह करके 3 प्रावधान थे। बाद में तरुण प्लस भी किया गया था, और छोटी छोटी राशि की करो, काम करो, फिर दो तो फिर और चुकाओ। और इसके तहत काफ़ी जो है इसको परियोजनाओं को सफलता मिली है। आईएमएफ के द्वारा भी कई सारे इसके बारे में बताया गया है, और पीआईबी में इसको लेकर डिटेल लेख है, उसी को आइए जरा सा हम देखते हैं। देखा जाए, परिचय के रूप में देखा जाए तो 8 अप्रैल 2025 को, यानी कल जो है, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी ये 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू हुई थी। और एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या था? वित्त पोषण से वंचित सूक्ष्म उद्योगों और छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करना था, और इसके तहत कोलेट्रल के बोझ को हटाकर और पहुंच को सरल बनाकर मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की शुरुआत की। ये उद्यमिता क्या था? इसने गैर कारपोरेट, गैर कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण प्रदान करके इस यात्राओं का समर्थन किया जो भारत की अर्थव्यवस्था की ऋण है। यानी कि कृषि क्षेत्र के बाहर जो लोग हैं, या और कारपोरेट क्षेत्र से बाहर जो लोग हैं, यानी अनइनकॉर्पोरेटेड निगमित क्षेत्र, अनइनकॉर्पोरेटेड जो है सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें भी छोटे स्तर पे उनके विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषताओं के रूप में देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाइयों के विकास और वित्त के लिए जो है इसमें पुनर्वित्त पोषण एजेंसी मुद्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना की गई थी। इसमें तहत ऋणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक्चुअल में 3 श्रेणी में था, बाद में एक श्रेणी और कर दिया गया है। शिशु, बिल्कुल छोटा, 50,000 रुपए तक का ऋण था, वो दिया जाता था कोलेटरल फी, और उसको जब लौटा देते थे फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ा के किशोर के रूप में 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण जो है किशोर में दिए जाते थे। तरुण जो है 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण थे। बाद में थोड़ा सा और बढ़ा के तरुण प्लस एक नया शुरू कर दिया गया है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण इसमें दिए जाते हैं लोगों को सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना और अपना व्यवसाय आदि करने को लेके। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपलब्धियां देखा जाए तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अब तक 52 करोड़ जो है ओवरऑल जो है 52 करोड़ जो है 52 करोड़ एमएसएमई सेक्टर जो है इससे जुड़ गए हैं और 32,61,000 करोड़ रुपए का ऋण का आवंटन किया गया है। इसमें जितने लोगों को ऋण दिया गया है, देखिए इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2015 से लेकर अब तक 32,61,000 करोड़ रुपए के कुल 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए हैं और इससे उद्यमिता में क्रांति आई है और सिर्फ अब व्यापार बड़े शहरों में न होके अनेक जगहों पर भी ये गया है। इसमें लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है
और अब रोजगार चाहने वाले नहीं रह गए हैं बल्कि वे रोजगार देने वाले भी बन गए हैं। अगर देखा जाए कि सामाजिक क्षेत्रों में इनका योगदान कैसा है, यानी कैसे ये, हाँ पहले तो देख लेते हैं एमएसएमई के लिए ऋण बूम। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि मुद्रा योजना 2014 में एसएमई के लिए 8,51,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। 2024 में 23-24 में यह 27,25,000 करोड़ हो गया है और वित्त वर्ष 25 यानी 24 और 25 जो अभी 31 मार्च को समाप्त हुआ है उसमें 30 लाख करोड़ से ज्यादा यानी 32 लाख करोड़ रुपए जो है ऋण को पार कर गया है। इसमें बैंकों के लिए कुल ऋण जो 15.8% था एमएसएमई का, अब वो 20% से ज्यादा हो गया है और इससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को ये दर्शा रहा है। और इस विस्तार में छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय जो है उनका समावेशन हो रहा है। वित्तीय समावेशन सिर्फ छोटे और शहरों यानी रीजनल आधार पर ही नहीं हो रहा है, सामाजिक पैमाने के आधार पर भी देखा जा रहा है। जैसे जो मुद्रा योजना है इसमें जो लाभार्थियों की सबसे ज्यादा संख्या देखा जाए, इसमें से सबसे ज्यादा 68% जो है महिला लाभार्थी हैं, यानी 32% में सब है, 68% में महिला लाभार्थी हैं, 51% माइनॉरिटी है और नए जो इंटरप्रेन्योर अकाउंट है वो 21% है। यानी देखा जाए तो कुल लाभार्थियों में 38% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं के नेतृत्व वाले जो उद्यम है उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और 2016 से लेकर 2025 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि भी 13% से बढ़ के 62,679 रुपए जो हो गई, यानी जो राशि भी दी जा रही है यानी वो करीब ऋण राशि 62,000 से ज्यादा हो गई है। और ये जो है 14 वर्षों में प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि भी 95,269 रुपए हो गई है, यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। इसी के साथ साथ इसमें रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी मिला के 50% ऋण जो है इनके पास है, 50% जनरल के पास है। और इसमें जो मुसलमान वर्ग हैं उनको भी 11% जो है इसमें ऋण मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदायों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से यह भागीदार बना रहा है। राज्यों के द्वारा जो ऋण देने के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु द्वारा ऋण दिया गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे है, बिहार 5वें स्थान पे है, महाराष्ट्र 6वें स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर द्वारा जो है मुद्रा योजना के लिए सबसे ज्यादा ऋण दिया गया है। अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई गई है, सराहा गया है, खासतौर से आईएमएफ द्वारा 2017 में कहा गया था कि यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने में सहायक रही है। इसी आईएमएफ ने 2019 में बताया कि यह योजना सूक्ष्म उद्यमों को विकसित करने और उन्हें ऋण देने वाले वित्तीय संस्थाओं को समर्थन कर रही है। आईएमएफ ने ही 2023 में पुनः बताया कि कोलेटरल फ्री ऋण और महिला केंद्रित दृष्टिकोण के कारण महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 2.8 मिलियन से अधिक हो गई, यानी 28 लाख से अधिक महिला जो है उद्यम हो गए हैं। साथ ही साथ जो 2024 की आईएमएफ की रिपोर्ट है इसने पुनः दोहराया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम भारत में स्वरोजगार और औपचारिकता को बढ़ावा देने में नीतिगत रूप से सहायक रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आईएमएफ की बहुत सारी रिपोर्टों ने यह बताया है कि इसने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और उद्यमशीलता दोनों को भी बढ़ावा दिया। वित्तीय समावेशन मतलब समाज के ज्यादातर वर्गों के बीच में ये पहुंच बढ़ी है, उनको फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ाव हुआ है और रीजनल आधार पे ये बढ़ा है और सही लोगों में उद्यमशीलता की रोजगार यानी नौकरी करने की अपेक्षा नौकरी देने वाले या स्वतः अपनी नौकरी या अपना रोजगार करने में उन्हें सक्षम बनाया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही जो है इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे जहां से जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।